पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने की जनता से अपील, कहा याद रखना है पहले मतदान फिर जलपान। मतदान से पहले सीएम योगी ने वीडियो जारी कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा बड़े फैसले का वक्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में पहले चरण का मतदान जो है वो आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग जारी हो गई है। तो यूपी में पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है और 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी कर दिया गया है, जहां 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो ये पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया है और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां जो है उसको तैनात कर दी गई है और 724 कंपनियों को बूथ ड्यूटी पर लगा दिया गया है। तो पहले चरण का मतदान जो है वो जारी हो गया है। तो यूपी में आपको बता दें कि पहले चरण के केंद्रीय सुरक्षा बलों के 796 कंपनियां जो है उसको तैनात कर दी गई है, जिसमें से 724 कंपनियों को बूथ ड्यूटी पर और 15 कंपनियों को स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी पर तैनात की गई है। तो ये पहले चरण की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वोटिंग मतदान जो है वो जारी हो गई है। आपको बता दें कि काफी कड़ा मुकाबला है और दिल्ली की शर्त की बात करें तो शर्त भी आज अपने चरम पर है, लेकिन लोग जो है सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। ऐसे में लोग जो है भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की मतदान की समय जो है वो निर्धारित किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत समय जो है वो 1 घंटे कम किया गया है, जहां सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान जो है वो जारी रहेगा। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदाता जो है वो बूथों पर आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से कोविड नियमों का पालन करने को भी कहा है और पीएम मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सभी से अपील किया है कि वोटिंग के दौरान कोविड नियमों का पालन करें और ये लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उन्होंने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील किया है कि आप वोट जरूर दें, लेकिन कोविड नियमों का पालन करते हुए ही मतदान करें और साथ ही लोकतंत्र का ये बहुत ही बड़ा पावन पर्व है, ऐसे में सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोगों से वोट के लिए अपील की है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने भी एक और दांव चला है, जहां उन्होंने ट्वीट कर और वीडियो शेयर किया है, जहां वीडियो में उन्होंने कहा है कि अब बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ किया है और जो कुछ भी कहा आपके भरोसे को ध्यान में रखते हुए हमने उसे निभाया भी है। देश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने
जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि यह वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग कर मद्य निषेध विभाग और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में अपराध को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही शराबबंदी कानून को भी सफल बनाने को लेकर कई निर्देश दिए। तो हाई लेवल मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ चढ़कर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस पर हाई लेवल मीटिंग की और सीएम ने वहां सख्त निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को बैठक में सख्त निर्देश दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कई सारे सख्त निर्देश जो है वो दिए। विधि व्यवस्था मद्य निषेध विभाग की ये बैठक थी जहां सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार शराब बंदी के मामले जो है वो शराब से संबंधित मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही आपराधिक मामले जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में कल सीएम नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सभी चीजों को जाना, उसके बाद सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। तो बिहार में जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शराब के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में अधिकारियों से सभी बिंदुओं पर चर्चा की और साथ में समीक्षा भी की। और अब उन्होंने कई सारे कड़े निर्देश जो हैं वो दिए हैं, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं। साथ ही शराबबंदी को सफल बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस हाई लेवल मीटिंग में नीतीश कुमार ने क्या क्या निर्देश दिए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो बिहार में बढ़ रहे अपराध पर सीएम नीतीश कुमार जो है वो सख्त हो गए हैं और अब सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में बढ़ रहे अपराध पर सीएम नीतीश कुमार अब सख्त नजर आ रहे हैं और सभी अपराध पर लगाम कसने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं और अपराध नियंत्रण में कोताही न बरते ये सीएम नीतीश कुमार ने सख्त आदेश दिया है, क्योंकि अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें नियंत्रण पर कोताही न बरतने की बात कही है। साथ ही रात्रि गश्ती में लापरवाही भी नहीं बरतने की बात की है। सीएम नीतीश कुमार ने ये नसीहत दी है कि रात्रि गश्ती में लापरवाही न बरते। साथ ही वरीय पदाधिकारी रात्रि गश्ती का मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये नया आदेश जो है वो नीतीश कुमार ने जारी किया है, जहां अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने यह सख्त आदेश दिया है, जहां जमीनी विवाद खत्म करने के लिए अधिकारी बैठक करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से विवाद सामने आ रहे थे, ऐसे में ये निर्देश जो है वो दिए गए हैं और शराब को लेकर भी सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार शराब के मामले सामने आ रहे थे, ऐसे में ड्रोन, मोटर बोट, स्वान दस्ता और का प्रयोग करेंगे छापेमारी के दौरान। तो ये आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी से भी अब शराब को पकड़ा जाएगा, जहां जब्त शराब के विनिष्टीकरण में तेजी का निर्देश दिया गया है और ये जितने भी आदेश हैं उसको जल्द से जल्द पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और नीरा उपयोगी है उत्पाद और प्रचार में लाए तेजी। सीएम नीतीश कुमार ने ये सारे आदेश जो हैं वो दिए हैं और आपको बता दें कि इसे जल्द से जल्द पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए यहाँ वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत
मत जाइएगा। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक,
राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है भाइयों बहनों। खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है, तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त यूपी से आ रही है, जहां मेरठ में पहले चरण का मतदान जारी हो गया है। तो यूपी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पहले चरण का मतदान जारी है। जिले के 7 विधानसभा सीटों पर चल रही मतदान की प्रक्रिया। तो मेरठ में पहले चरण का मतदान जारी कर दिया गया है, जहां 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो ये मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की तरफ से बूथों पर सुरक्षा के पूरे व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। तो मेरठ में पहले चरण का मतदान जारी कर दिया गया है, जहां आपको बता दें कि प्रशासन जो है बूथों पर वो अलर्ट नजर आ रही है। और जिले के 7 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। ऐसे में 26 लाख से ज्यादा मतदाता जो है वो आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। और कोविड के चलते समय जो है 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। तो मेरठ में पहले चरण का मतदान जारी कर दिया गया है, जहां बूथों पर प्रशासन जो है वो अलर्ट दिख रही है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ये मतदान जो है वो जारी कर दिया गया है। और कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर मतदान जारी है और मतदाता जो है वो बूथों पर आकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होना है। इसको लेकर कांग्रेस अलग तरह से रणनीति बना रही है। साथ ही पार्टी की मजबूती को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है, जहां कांग्रेस के बिहार सह प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर 2 दिवसीय पटना दौरे पर हैं, जहां वो लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि संभावित उम्मीदवार के आवेदन लिया जा रहा है। अभी तक 60 उम्मीदवारों ने अपना आवेदन जमा कर दिया है। साथ ही सभी 24 सीटों पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि संभावित उम्मीदवारों की क्षेत्रों की जानकारी बताएगा और कौन सी उम्मीदवारों की जनाधार कितना है, कौन सा उम्मीदवार जीत दर्ज करवाएगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस के बिहार सह प्रभारी सचिव जो हैं वो निकल गए और एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस की कई नई रणनीति जो है वो सामने आ रही है। 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जो है वो अपनी रणनीति बना रही है। ऐसे में कांग्रेस की नई रणनीति जो है वो सामने आई है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस बिहार के जहां एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस की नई रणनीति जो है वो सामने आ रही है और एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस की भी नई रणनीति जो है वो सामने आई है। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध के बीच अगमकुआ थाना की पुलिस ने 10 अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इन अपराधियों के पास से चोरी के गहनों सहित अन्य मामलों में एक देसी कट्टा सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए सिटी डीएसपी अमित शरण ने बताया कि बीते 5 फरवरी को भागवत नगर के निशांत ने थाने में केस दर्ज कराई थी, जिसमें नगद टीवी, लैपटॉप सहित सोने चांदी के गहनों की चोरी हो गई थी। वहीं इस मामले में सारे अपराधियों को पुलिस ने चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल शाम को अगमकुआ थाने के द्वारा 2 अलग अलग घटनाओं में 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है।
पहली घटना है 5 तारीख को हमारे यहाँ एक केस दर्ज कराया गया था चोरी का, निशांत कुमार के द्वारा, जो भागवत नगर के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि वो अपने दादी की मृत्यु में वो हो गई थी, वहाँ पे सम्मिलित होने के लिए निकले थे और घर में कोई नहीं था। जब लौट कर आए हैं तो उनके घर में चोरी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने उसके केस का FIR लिखवाया था। तो उस घटनाक्रम में अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इनका जो ममेरा भाई है शुभम, उसके द्वारा घर की चाबी धोखे से बनवा ली गई थी और उसने अपने अन्य साथियों की मदद से चाबी उनको देकर घटना कारित करवाया है और अपने आप को शक न जाए इसलिए खुद वो वादी के साथ ही दादी के क्रियाक्रम में सम्मिलित होने के लिए गया था। पटना पुलिस ने एक साथ 4 मामलों का खुलासा करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता कर दी, जहां राजधानी पटना में बीते दिनों लगातार 4 थाना क्षेत्रों में ATM चोरी, लूट जैसी घटनाएं अपराधियों ने की है। वहीं जिसमें शास्त्री नगर थाना, दीघा थाना और खगौल थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, जहां शास्त्री नगर में ATM काटने वाले मामलों में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दीदारगंज में हत्याकांड मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही शास्त्री नगर शिक्षक अपहरण कांड मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। की घटना हुई, एक प्राइवेट कोचिंग का जो शिक्षक है, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, अंकित कुमार करके। अंकित कुमार मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं, लेकिन तकरीबन 15 साल से यहीं पे रह के पढ़ रहा है और उसके बाद कोचिंग चलाते हैं। तो उसका अपहरण की बात हुई थी, शास्त्री नगर थाना में इसका केस दर्ज हुआ था और उसी रात उसकी रिकवरी भी हो गई थी। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम को लेकर बहुत संदेह भी था, बहुत अलग अलग से वो था कि क्यों हुआ ये सब, और अंकित कुमार भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे कि इसके पीछे कारण क्या था। बात करें मुंगेर की, जहां मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्रियों पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां SP जगन्नाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी के आदेश पर छापेमारी कर 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर 5 हथियार निर्माता को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 8 निर्मित और 13 अर्धनिर्मित पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। सूचना के आधार पर एक त्वरित टीम का गठन किया गया छापामारी है, जिसमें DIU के टीम मुफस्सिल थानाध्यक्ष हरिनमार, थानाध्यक्ष मनोज कुमार शाह, मुफस्सिल थाना के धनंजय दास, हम अन्य पुलिसकर्मियों को मिलाकर एक त्वरित टीम का गठन किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के दिए गए निर्देशन में छापामारी किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध निर्माण, अवैध जो भी आर्म्स का निर्माण किया जाता था, निर्माण करने वाला सामान का भी बरामद किया गया है। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में रेफर एक्सीडेंटल मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलने से उसकी मौत अस्पताल में ही हो गई। दरअसल लापरवाही के कई कारनामों को लेकर यह अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहा है और एक्सीडेंट में घायल एक मरीज को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रेफर होने के 1.5 घंटे बाद तक परिजनों को इलाज न मिलने के कारण सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाया और जब तक परिजन ने निजी एम्बुलेंस रिजर्व किया तब तक मरीज की मौत हो गई थी। देखिए, ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, चूँकि एक्सीडेंटल है और हमारे पास जो एम्बुलेंस का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी सूचना सिविल सर्जन महोदय भी इसके पूर्व भी यहाँ आए थे, जो कि आपके द्वारा भी इस पर चर्चा की गई थी। एक एम्बुलेंस हमारा जो है सो कंडम घोषित कर दिया गया है, दूसरा जो हमारा एम्बुलेंस है वो भी बराबर जो है सो रिपेयरिंग के कगार पर रहता है, जिसकी सूचना जिला में भी है। पटना में सेशन लेट चलने से नाराज आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, जहां छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही छात्रों का कहना है कि उनका सेशन काफी लेट हो गया है और अगर सेशन इतना लेट हो गया तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। वहीं यूनिवर्सिटी के बाहर धरना पर बैठे छात्रों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकाला, जहाँ इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प भी देखी गई।
सबसे ज्यादा इन्वाइटेड टॉक पूरी दुनिया में देखी। बात करें दरभंगा की, जहां दरभंगा में महादलित की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले भाजपा विधायक के रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने और थाना में पुलिस की मौजूदगी में महादलित को विधायक के जरिए पिटाई करने के आरोप में कार्रवाई को लेकर इंसाफ मंच भाकपा के बैनर तले बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद का पुतला दहन किया गया। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।